सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाज़िर हूँ अंडरवर्ल्ड से एक नया किस्सा, नई कहानी लेके। कल आपने सुना नासिर भाई बैरीज़ वाला। अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो उसको उस किस्से को, उस कहानी को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आज बात करेंगे मुंबई के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल और दूर दूर तक पहचान रखने वाला आदमी, जिसका कहते थे कि अगर कानून के हाथ लंबे होते हैं तो माधो भाई के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। तो बात करेंगे उस माधो भाई ठक्कर की, जो 40 साल करीम लाला गैंग का एक रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोल सकते हैं कि उनका पिलर गिना जाता था। करीम लाला को तो सब जानते हैं कि कैसे 40 साल उस आदमी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे हुकूमत की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन 40 सालों में जितना काम माधो भाई ने पर्दे के पीछे रह के किया, वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। माधव भाई का जब करीम लाला ने अपने जो दर्जनों अड्डे थे जुए के, दारू के, जब उनको मैनेज करने की बात आई, तो करीम लाला के पास और कोई ऐसा पढ़ा लिखा जिसको हम एक आजकल के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन कह देते हैं, वो नहीं था। तो उनका एक छोटा सा मैनेजर था एक जुए के अड्डे पे, उसका नाम था माधव भाई ठक्कर। उस ज़माने में यंग आदमी था। तो उसको करीम लाला ने ग्रूम किया, उसको तौर तरीके सिखाए, साथ में रखा, और ऐसा 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 ओवर द ईयर्स पूरा जो आधा साउथ मुंबई का इलाका था, जहाँ सबसे ज़्यादा दारू के अड्डे और जुए के अड्डे चलते थे, उसको कहते थे मस्जिद बंदर एरिया। तो मस्जिद बंदर बीटी के साथ जुड़ता हुआ एक रेलवे स्टेशन भी है, और पूरा जो इलाका है, वो हल्का है, उसको मस्जिद एरिया कहते हैं मुंबई का। बहुत भीड़ भाड़ा वाला और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड और बिज़नेस कम्युनिटी से भरा हुआ। जितनी होल सेल की बड़ी मार्केट उस ज़माने में हुआ करती थी, वो स्टील मार्केट हो या आयरन की मार्केट हो या ग्रेन्स की मार्केट हो या कपड़े की मार्केट हो, होल या ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ जितना ज़्यादा पैसा जिस इलाके में या उस इलाके के लोगों के पास होता है, जिसको हम कैश इन हैंड उस ज़माने में कह देते थे, वो लोग ज़्यादा जुआ खेलेंगे, शराब भी पिएंगे और इस किस्म के और काम भी करेंगे। तो ऐसा ऐसा माधो भाई ठक्कर करीम लाला के बिहाफ पे जो 35-40 अड्डे मस्जिद एरिया में चलते थे, उन सब का ओवरऑल इंचार्ज करीम लाला ने माधो भाई को बना दिया। और माधव भाई बहुत देखने में सिंपल आदमी लगता था, वाइट कुर्ता पैंट पहनना, वाइट शूज़, और बहुत बन ठान के रहता था, लेकिन देखने में लगता नहीं था कि ये आदमी इतने बड़े गैंग के साथ, पठान गैंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब जो आदमी इलीगल काम करता है, भले जुए के अड्डे हो या शराब के अड्डे हो, तो उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट मैनेज करने पड़ते हैं। पुलिस को हर हफ्ते हफ्ता देना, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को पैसे देने, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को हफ्ता देना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को हफ्ता देना कि उनके अड्डों की बिजली बंद नहीं हो। तो इस तरह से जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी न किसी तरह, सीबी कंट्रोल एक ब्रांच हुआ करती थी पुलिस की, उनको पैसा देना, क्राइम ब्रांच के लोगों को पैसे देने, लोकल डीसीपी को हफ्ता देना। तो इस तरह से रोज़ उस आदमी का इतने अड्डे चलाते हुए काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर से वास्ता पड़ता था। और तभी मुंबई की पुलिस इतनी बड़ी, या क्राइम ब्रांच इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। पूरे शहर में तकरीबन 30 पुलिस स्टेशन थे, और क्राइम ब्रांच का जो चीफ था, उस ज़माने में एक डीसीपी हुआ करता था, जैसे रोबेरो डीसीपी क्राइम रहे हैं, उसके बाद एडिशनल सीपी आया, फिर जॉइंट सीपी आया। ये बाद में इतनी नफरी क्राइम ब्रांच की बड़ी है। पहले तो तकरीबन 100 के करीब आदमी पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच को कंट्रोल करते थे, ऑफिसर्स एंड मैन मिला के। तो इतना बड़ा हमला फैला नहीं था कि आपको सब लोगों से रब्ता रखना मुश्किल होता। तो माधव भाई की जो एक बिजनेस सेंस थी, और साथ में जो करीम लाला की मसल पावर थी, उनको लेके पुलिस में और सरकारी दरबारे उस आदमी ने अपना अच्छा एक जगह बनाई, एक अपना रेपुटेशन बनाया।
और बड़े बड़े जो कोई कांड हो जाते थे करीम लाला के, आपको मैंने कितने पिछले एपिसोड बताए, पूरे गैंग वार जो पठान गैंग की और दाऊद की लड़ाई हुई, उनका सब किस्से में आपने देखा होगा। कभी सामद खान जेल में चला गया, कभी अमीरज़ादा, कभी आलमज़ेब, इसी तरह हमीद मजीद से उनकी लड़ाइयाँ, फिर दारू के अड्डे पर लड़ाई हो जानी, जुए पे पैसे को लेके मारा मारी होनी। तो ये सब को टैकल करता था माधव भाई। अब करीम लाला तो पुलिस स्टेशन में जाएगा नहीं किसी को छुड़ाने के लिए, ना कोई करीम लाला के फैमिली वाला जाएगा। तो जो एरंड बॉय था बिग लेवल पे, वो माधव भाई ही था। और इसके साथ साथ क्योंकि माधव भाई ये करीम लाला के लिए काम करता, तो बाकी जो लोग अड्डे चलाते थे वहाँ पे इंडिपेंडेंटली कुछ, उनके साथ भी माधव भाई का लेना देना शुरू हुआ। और करते करते उस इलाके में अगर कोई क्राइम हो जाता था छोटा बड़ा, और लोकल पुलिस को या क्राइम ब्रांच को वो आरोपी चाहिए होते थे। अब मैंने जैसे बताया कि क्राइम ब्रांच में, टोटल क्राइम ब्रांच में 100 से ज़्यादा आदमी नहीं थे, तो वो ऐसे बड़े केसेस में माधव भाई के थ्रू करीम लाला की हेल्प लिया करते थे, या दूसरे गैंग वालों की भी, कि वो आरोपी हमें चाहिए केस सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह जो कुछ सेटलमेंट के केसेस होते थे, किसी आदमी ने किसी का पैसा मार लिया, वो सिविल केस होता है, केस रजिस्टर नहीं हो सकता, पुलिस उसमें डायरेक्टली दखल नहीं दे सकती, तो पुलिस वाले माधव भाई को बीच में डाल के जो सेटलमेंट करवा लिया करते थे। तो करते 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 माधव भाई मैंने जब कुछ करीम लाला के करीबी लोगों से बात की, तो बताया गया कि इतना डिपेंडेंट था पठान गैंग माधव भाई के, कि अगर माधव भाई कोई 4 दिन 5 दिन हफ्ता बीमार हो जाता था तो पूरा काम काज देखने में तकलीफ़ आती थी। उसके साथ साथ चलते चलते करीम लाला ने काफ़ी सालों के बाद बबला भाई, एक माधव भाई की तरह ही एक दूसरी पर्सनैलिटी थी, उसको जूनियर माधव भाई के साथ अटैच कर दिया, कि ताकि माधव भाई की एब्सेंस में कोई आदमी करीम लाला के जो बिज़नेस थे उनको देखने की जिम्मेदारी होना चाहिए। बबला भाई को मैं बहुत बार मिला हूँ, वो पहले रोड कॉर्नर पे नीचे महालक्ष्मी टेम्पल के पास, जब हम नपिंसी रोड की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में एक पुरानी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें उसी ज़माने में 1 करोड़ का फ्लैट बबला भाई ने खरीदा था। और उसकी बड़ी अजीब कहानी है, जिस आदमी से ख़रीदा उसको 10 लाख रुपया उसकी जो ऑफिशियल कीमत थी वो दी गई थ्रू वाइट मनी चेक, बाकी का 80 लाख रुपया कैश में दिया गया। और उस आदमी ने वो कैश लेके अपनी गाड़ी में रख के अपने गराज में गाड़ी खड़ी कर दी, जो गराज उसने बबला भाई को नहीं बेचा था। काफ़ी दिन गाड़ी खड़ी रही तो किसी ने कंप्लेंट कर दिया, इनकम टैक्स की रेड हुई बहुत बड़ी। पहली बार मुंबई में 80 लाख रुपया कैश एक गाड़ी में से, भरी हुई गाड़ी में से इनकम टैक्स को मिला। वो बबला भाई को हम मखौल किया करते थे कि अच्छा हुआ आपने पेमेंट कर दी, कहीं आपसे घर से पकड़ा जाता तो आपको आज तकलीफ़ आती। वो बाद में वो आदमी बेचारा, उसको इतना बड़ा शौक़ लगा कि मैं अपना घर बेच के इतना पैसा इकट्ठा मुझे मिला था। वो आदमी बेचारा कुछ दिनों के बाद वो मेंटली अपसेट हुआ और मर भी गया जल्दी। खैर, तो बबला भाई को जोड़ दिया गया, मिला दिया गया माधव भाई के साथ, कि माधव भाई की एब्सेंस में आगे आगे बबला भाई काम देखेगा। उसमें साथ कुछ और लोग भी थे, मामूल भाई था, दूसरे थे, ये सब लोग कामकाज करते रहे। 1987 में जब करीम लाला हज करने गए, उसके पहले उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि मैं हज पे जाने के पहले सब उल्टे सीधे जो काम हैं वो बंद कर दूंगा। तो ओवरनाइट करीम लाला ने ऐलान कर दिया कि आज से मैं अपने सब दारू के, जुए के सब धंधे बंद करता हूं, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, जो लोग चला रहे हैं सब उनका, आज से मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो उसकी वजह से ओवरनाइट, रातों रात, जो माधव भाई था और बबला भाई था, ये कई जुए के, दारू के अड्डों के मालिक बन गए। करीम लाला ने अपना कोई हिसाब किताब, जो प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होता था, सब बंद कर दिया। और हज के आने, और साथ साथ करीम लाला ने खुद जो रोज़ शराब पीने का जो आदत थी वो भी छोड़ दी। करीम लाला तो बहुत रंगीन मजाज आदमी थे, दारू भी पीना, मुजरा भी देखना, डांस भी देखना, तो ये सब जो होता था उस ज़माने में करते थे। लेकिन हज जाने के पहले उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और हज से आके सब
पूरी लाइफ अपनी थी वो बदल दी और ये फैसला लिया कि आज के बाद मेरा किसी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई वास्ता नहीं होगा। तो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग अ रिटायर्ड लाइफ। लेकिन करीम लाला के बिना वो धंधे चल नहीं सके। 1 महीने में जब पुलिस की सख्तियाँ बढ़ी, करीम लाला के नाम पे सब चलता था, उसका नाम हटा तो पुलिस का एक्शन शुरू हुआ और अल्टीमेटली माधो भाई का धंधा भी बंद हो गया। तो 2 साल के बाद माधो भाई करीम लाला से अलग होके उसने सबर्ब में जाके घाटकोपर, विक्रोली, इस एरिया में जाके भांडुप, मलाड, उस एरिया में जाके अपना नए सिरे से ऑफिस खोल के लाइसेंसिंग का काम चालू रखा, क्योंकि उसके पुलिस से रिलेशन बन चुके थे, इनकम टैक्स वालों से जान पहचान हो गई थी और दूसरे सरकारी अफसरों से उठना बैठना था। तभी मुंबई में प्रॉपर्टी बूम शुरू हुई थी, रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी की हो रही थी। उसमें उसने मिल मिला के लोगों के डिस्प्यूट हल करवाने शुरू किए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में हाथ डाला। वहाँ से उसकी दुश्मनियाँ शुरू हो गई और जब बड़ा अमाउंट करोड़ों में इन्वॉल्व होता है, 2 पार्टीज़ में डिस्प्यूट होता है, तो एक पार्टी की हार एक की जीत होती है। जो हारने वाला होता है वो नाराज़ होता है और बदला लेने की कोशिश करता है। तो इसी चक्कर में माधो भाई ठक्कर के काफ़ी दुश्मन पैदा होने शुरू हुए। उन्हीं दिनों में उसके ऊपर पहला अटैक घाटकोपर ईस्ट के जैन मंदिर के बाहर हुआ, जहां माधो भाई अपनी दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली मेंबर भी थे, उस मंदिर में पूजा के लिए जा रहा था। गोलियां चलाई गई, लेकिन जो लक्की था भीड़ भाड़ में इधर उधर हो गया और बच गया। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद दूसरा अटैक उसके ऑफिस पे हुआ, जहां जिस आदमी को भेजा गया था वो शायद इतना ट्रेन नहीं था। हैंड ग्रेनेड उस ज़माने में एक दे के भेजा गया और साथ में एक रिवाल्वर। उस आदमी ने वो जो पेन निकालना होता है हैंड ग्रेनेड का, वो जल्दबाजी में वो बराबर निकला नहीं और उसने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। वो माधो भाई अपने ऑफिस में बैठा, टेबल के नीचे घुस गया डर के और देखा काफ़ी देर जब हैंड ग्रेनेड फटा नहीं तो उठ के बाहर निकला तो वो आदमी भागते भागते गोलियां चला गया और इसको इंजर कर गया। वो हफड़ा दरी में दूसरी बार माधो भाई बचा। फिर तीसरी बार जो फाइनल अटैक उसका मुलन सबवे के नीचे जब गाड़ी लेके जा रहा था, वो भी कहते हैं कि माधो भाई की एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, एक काफ़ी दिनों से उसके साथ अफेयर था। उसने इसके दुश्मनों को वो खबर दी, इन्फॉर्मेशन दी कि आज माधो भाई उस इलाके से निकलेगा, मुझे मिलने आ रहा है, जब मुझे मिल के जाएगा। कोई ये कुछ की बात उसने उसके दुश्मनों को बताई और उस दिन दोपहर में वो मुलुंड के सबवे के नीचे माधो भाई को गोलियां मार दिया गया। तो ये माधो भाई की कहानी 40 साल जो करीम लाला गैंग की पिलर माना जाता था, रीढ़ की हड्डी माना जाता था, वो मुलुंड सबवे में गाड़ी में खून से लथपथ पड़ा था और कोई उसकी लाश को देखने वाला नहीं था। तो ये किस्सा था अंडरवर्ल्ड का एक आज के दिन में। आने वाले कल फिर एक नया किस्सा, नई कहानी लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।